हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रज़ा में। और आज हम जानेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से प्रियम्बल के बारे में बताऊंगा। प्रस्तावना क्या है भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस नोट्स की सबसे खास अच्छी खासियत ये है कि ये बाइलिंगुअल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन किया है और बहुत अच्छे से समझाऊँगा ट्रिक के साथ, कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं इसे प्रियम्बल को। और इसके जो वर्ड हैं, कीवर्ड, उनका भी मैं मतलब बताऊँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जिसका मीनिंग है सीधा-साधा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, यानी कि संविधान को जो शक्ति मिलती है वो भारत के लोगों से मिलती है। यानी कि भारत के लोगों से ही संविधान को क्या है, शक्ति प्राप्त है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे लोकतंत्र में नागरिक अपने नेता चुनते हैं, वैसे ही संविधान भी जनता का होता है। ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो ऊपर का पार्ट था हमारा प्रस्तावना का, जहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होती है। अब इसमें देखते हैं हम जो कीवर्ड हैं, सीक्वेंस से पूछता है यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी वाले आजकल क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से पूछ रहे हैं कि इसमें जो कीवर्ड है उन्हें सीक्वेंस से लगाइए। तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी वहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई जो है कौन-सा वर्ड पहले था, कौन-सा बाद में था। तो उसको आज मैं परेशानी को खत्म कर देता हूँ आपकी। तो इसका फ़ॉर्मूला याद कर लो, ट्रिक फ़ॉर्मूला है। देखो, एसबी का मतलब है सब, सो, एसओ का मतलब है सो, सेकंड में। ये जो मैं है, मैं, ये वाला मैं जो है, ये जो है साइलेंट है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, साइलेंट रहेगा ये मैं, जो मैंने रेड मार्क किया है। ठीक है, और डीआर यानी डॉक्टर की जलेबी खाएंगे। तो याद कर लो बच्चों, सब 100 सेकंड में डॉक्टर की जलेबी खाएंगे। सब 100 सेकंड में डॉक्टर की जलेबी खाएंगे। 2-3 सेकंड का फॉर्मूला है, आराम से याद कर लो, सब कीवर्ड सीक्वेंस से लगा हुआ है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहला है सोवरेन, संप्रभु। इसका हिंदी मीनिंग होता है संप्रभु। तो ये अक्सर सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अंदर का जो मीनिंग है, इसका अर्थ है वो क्या है, ये समझ नहीं आता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भारत है, बाहरी जो नियंत्रण है उससे मुक्त है, स्वतंत्र है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक सोवरेन है, यानी कि वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी के कहने से या किसी बाहरी देश, जो दूसरे देश हैं, उनके कहने से कोई भी निर्णय नहीं लेगा। भारत अपने निर्णय खुद लेगा, इसका मतलब ये होता है। यानी एग्जाम्पल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से अपने फैसले लेता है। तो आई होप कि सोवरेन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद हम दूसरे कीवर्ड पे चलते हैं। ये जो सो है, सो, इस सो का मतलब है सोशलिस्ट। और ये जो सोवरेन था, ये था एसबी, यानी इसका मतलब है पहला जो वर्ड आएगा हमारी प्रस्तावना में वो सोवरेन है, एसबी से। उसके बाद सो से है सोशलिस्ट, समाजवादी। तो इसका मतलब ये होता है कि समाज में जो भी आर्थिक असमानता को असमानताएं उन्हें कम करना है, और समाज की कल्याण, जो हमारा सोशल वेलफेयर है, उसको हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ये सोशलिस्ट का मतलब होता है। जिस तरीके फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, यानी जो एससी एसटी वाले हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चलाती है समाज के अंदर, यानी कि जो असमानता है उन्हें कम किया जा सके। इसका मतलब होता है समाजवादी। ठीक है, उसके बाद हमारे फॉर्मूले में है सेकंड, और सेकंड का मतलब होता है जी सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। क्या मतलब होता है इसका बच्चों, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। तो इस पंथ निरपेक्ष भी लिखा होता है जगह जगह, तो पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य का धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। सभी जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां होती हैं विभिन्न धर्मों के त्योहारों पर, जैसे दिवाली, ईद और क्रिसमस, तो वो सभी की क्या होगी, छुट्टियां होंगी। ये नहीं है कि भाई जो है किसी दूसरे धर्म का त्योहार है तो उसमें छुट्टी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जो हमारी सरकार है, हमारा जो राज्य है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, डॉक्टर, तो इस वाले डी से जो है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द डिसीजंस आर मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स।
तो जनता क्या चुनेगी? सरकार को चुनेगी, और जो सरकार में जो चुने जाते हैं विधायक, एमएलए या एमपी वगैरह, वो क्या होंगे? रिप्रेजेंट करेंगे अपने एरिया को, ठीक है? लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो ये क्या है? एक लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है? उदाहरण के लिए सामान्य चुनाव, जिसमें नागरिक अपनी सरकार चुनने के लिए क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, और जिसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही सरकार बनाता है, और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक। उसके बाद है यहाँ पे डॉक्टर में जो आर है, इसका मतलब है रिपब्लिक। क्या है इसका मतलब बच्चों? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? गणराज्य। और इसकी जो परिभाषा है, अर्थ है, वो ये है, राज्य का प्रमुख चुना जाता है, ना कि बसानुगत होगा। यानी कि राज्य का जो प्रमुख है, अभी हमारे जो राज्य के प्रमुख हैं वो कौन है? राष्ट्रपति साहब हैं, ठीक है? और तो उसमें उन्हें जो चुना जाएगा वो कौन चुनेगा? जनता के द्वारा जो सांसद, विधायक चुने जाते हैं, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव करेंगे। ये नहीं है कि भई राजा का बेटा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो वो मोनार्की है, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में अभी भी वही चल रहा है, राजा का सिस्टम। तो हमारे भारत में क्या है? रिपब्लिक है, यानी कि जो हमारे हेड है, हेड ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब, उन्हें जो कौन चुनेगा? जो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं संसद के अंदर और विधायक, वो चुनेंगे, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जन्म से नहीं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में कौन-कौन होते हैं? विधायक होते हैं, ठीक है? और राज्यसभा के सांसद होते हैं, और हमारे लोकसभा के सांसद होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कीवर्ड डॉक्टर तक। उसके बाद ये हमारा ये जो की है, ये भी क्या है भई प्यारे बच्चों? की जो है, ये भी क्या साइलेंट है। अब जलेबी, जैसा आएगा जस्टिस। अब हमारी जो प्रिएम्बल के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्यों हैं? कौन-कौन से हैं? क्यों बनाया गया? तो पहला है हमारा जस्टिस, न्याय, यानी कि जो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन देखो पीसीएस ने बार-बार पूछा है, और बीपीएससी ने भी बार-बार पूछा है, यूपीएससी पूछ लेता है कि भई हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो हमको एकदम बता देना है कि उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही है। नंबर 1 है सामाजिक न्याय, यानी कि हमारा सोशल जस्टिस, उसके बाद है आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस, और उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ऐसे कानून जो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देते हैं। तो ये क्या है? डीपीएसपी का एक हमारा आर्टिकल है, उसमें ये बात की गई है कि समान कार्य के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सभी को समान सैलरी दी जाएगी, ठीक है? तो ये क्या है? एक हमारे सोशल जस्टिस की बात हो रही है, आर्थिक जस्टिस की बात हो रही है, और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। तो हम एक-एक करके देखते हैं, सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय, ठीक है? इसकी डेफिनेशन, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संसाधनों और अवसरों का समान वितरण हो, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ हैं और हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कि ठीक है, वो सभी को समान रूप से वितरित हों, यानी कि सभी को डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो उनका, ठीक है? कोई भी जाति, धर्म या लिंग या पृष्ठभूमि के बावजूद, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो रिसोर्सेज़ हैं, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई नौकरी निकलती है या शिक्षा में या रोज़गार में, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस पे, आर्थिक न्याय क्या होता है? तो आर्थिक न्याय की डेफ़िनेशन ये है, आर्थिक न्याय का अर्थ है धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि सरकार की जो भी वेल्थ है, सरकार की जो भी रिसोर्सेज़ हैं, सभी को समान रूप से वितरित होने चाहिए, और उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर जो भी गरीबी है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिए। इसे कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है? सभी को जो है इकोनॉमिकली बराबरी पर लाना है, कोई ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिकली, उसे खत्म किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी योजनाएँ जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिससे कि अनाज मिलता है, ठीक है? निम्न आय वाले परिवारों को सब्सिडी दर पर आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करती की जाती हैं। सरकार जो है जो अभी गल्ला बाँटती है, किसानों को 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में अनाज बाँट रही है, वो उसी को पीडीएस कहा जाता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक जस्टिस में ही आता है वो भी। उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है भई, यहाँ पे राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है, जिसमें मतदान, पद के लिए दौड़ना और अपने विचार व्यक्त करना शामिल हैं। यानी कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना सकता है, ठीक है? समाज के अंदर कोई भी वोटिंग कर सकता है,
कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, एक पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे जस्टिस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब इनका हम इंटरसेक्शन देखते हैं, तीनों का क्या है, तीनों प्रकार के न्याय एक-दूसरे से इंटीग्रेटेड है, ठीक है? यानी कि वो जुड़े हुए हैं, एक को अगर प्राप्त कर लिया, प्राप्त करना अक्सर दूसरों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आर्थिक असमानता सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है। यानी कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास बहुत कम होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे समाज के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी और जो राजनीति की भागीदारी है, वो भी सीमित हो सकती है। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो ही चुनाव लड़ सकता है और कोई गरीब है, तो बेचारा वो तो सोच भी नहीं सकता चुनाव लड़ने के बारे में। तो इसलिए तीनों ही न्यायों की बात की गई है, तीनों न्याय एक-दूसरे में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, तो तीनों न्याय होने चाहिए, जिससे कि हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाया जा सके, ठीक है? तो ये तो हो गई बात इसकी। अब उसके बाद जो जलेबी था, जलेबी में एल आता था जे के बाद, तो उसकी वो मतलब है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीडम किस तरीके की है? अब फ्रीडम भी 5 टाइप की बात हो रही है भई। क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, कि ये बताइए कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसमें कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है? तो 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी हिंदी में अगर बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है? तो इसमें जो है मेनली जो लिबर्टी की बात हो रही है, वो धर्म की से रिलेटेड, उसके थॉट से रिलेटेड बात हो रही है, तो आइए समझते हैं एक-एक करके। फ्रीडम ऑफ थॉट पहला है हमारा, क्या है इसमें स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता। तो ये मैंने इंग्लिश, हिंदी दोनों में मेंशन किया है, बाइलिंगुअल है, तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो द राइट ऑफ थिंक फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार है। भाई मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकता हूँ, तो कोई मुझे नहीं रोकने वाला, ठीक है? तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, मेरे दिमाग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? एक व्यक्ति अलग-अलग दार्शनिक विचारों का अध्ययन कर सकता है बिना किसी दबाव या दंड के। ये नहीं है कि भई मेरा मनपसंद कोई भी है दार्शनिक, बहुत सारे जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं पढ़ सकता हूँ या और भी हमारे बहुत सारे फिलोसोफर गुज़रे हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास ऊपर प्रेशर नहीं होगा किसी का, ठीक है? तो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करने का अधिकार है। यानी कि अगर तुम्हारे अंदर कोई विचार हैं, कोई अच्छे विचार हैं, तो उन्हें आप किसी भी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, बशर्ते दूसरे को उससे जो है ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। दूसरे को जो है तुम बुराई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो तुम्हारे अच्छे विचार हैं, जो उन्हें आप जो है विचारों को व्यक्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक पत्रकार बिना डर के सरकार की आलोचना करते हुए लेख लिख सकता है। यानी कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, तो एक निष्पक्ष पत्रकार क्या करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जनता के सामने लाएगा। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में वाज़ेह तौर पर एक तरीके से मेंशन कर दी गई है, ठीक है? उसके बाद है फ्रीडम ऑफ बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता। हम किस तरीके से हमारी विचारधारा, धर्म को मानने का अधिकार, ठीक है? हम किस धर्म पे विश्वास करते हैं, तो वो हमारी आइडियोलॉजी क्या है, तो वो एक क्या है, हमारी विश्वास की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जीवन में पर्यावरण संरक्षण को एक प्रमुख सिद्धांत मानने का चुनाव करता है, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को जो है अपने प्रमुख सिद्धांतों में उसे जो है ना मेंशन कर सकता है, ठीक है? वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, तो उसे कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से उसकी लिबर्टी है, ठीक है? उसके बाद है फ्रीडम ऑफ फेथ, आस्था की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म या आस्था को मानने या ना मानने का अधिकार है, यानी कि कोई इंसान जो है ना किसी धर्म को मान सकता है, कोई भी इंसान नास्तिक रह सकता है और कोई आस्तिक भी हो सकता है, ठीक है? एक व्यक्ति बौद्ध धर्म का पालन करता है बिना किसी सामाजिक बाधा के, कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को मान सकता है, कोई इंसान जो है हिंदू धर्म को मान सकता है, तो कोई भी रोक-टोक किसी की नहीं होगी, वो उसकी आस्था है, वो किसी भी धर्म को फ़ॉलो कर सकता है। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ फेथ। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी रूप में उपासना करने का अधिकार है।
देखो, कोई पूजा कर सकता है, कोई जो है जो हिंदू है पूजा करेंगे, वो मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियन अपना अलग तरीके से अपनी उपासना कर सकते हैं। तो ये सब क्या अलग-अलग तरीके हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई अपने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में बिना डर के पूजा कर सकते हैं। ये जो है संविधान उन्हें गारंटी देता है प्रस्तावना के अंदर कि जो है 5 प्रकार की आपकी जो है लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। आइए अब आते हैं हम अगला जो हमारा फ़ॉर्मूला था, उस फ़ॉर्मूले में अगली बात हो रही थी जलेबी की बात हो गई। जलेबी में जो ई है, ये आ रही है इक्वालिटी की बात करेगी और ये जो है ये ब्रदरहुड की बात करेगा। ब्रदरहुड को फ्रेटर्निटी भी कहते हैं, ठीक है? तो वो ट्रिक बन नहीं पा रही थी तो मैंने ब्रदरहुड लिख दिया फ्रेटर्निटी की जगह। तो इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दर्जा और अवसर दिए जाएँगे, ठीक है? समाज के अंदर ये नहीं देखा जाएगा भई वो किस जाति का है, किस धर्म का है और वो महिला है या पुरुष है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान शिक्षा दी जाएगी, सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएँगे, तो इसी को कहते हैं इक्वालिटी। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है? मैं इंतज़ार करूँगा आपका, ठीक है? उसके बाद है फ्रेटर्निटी बंधुत्व। फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड भाईचारा और बंधुत्व बात एक ही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे की भावना, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेटर्निटी उसे कहते हैं कि हम जो है ना हर व्यक्ति की क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारे राष्ट्र की एकता, इंटीग्रिटी एंड अखंडता ठीक है? वो हाँ, हमारी जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है देश की, वो सुनिश्चित रहेगी और देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जहाँ सभी नागरिक एक साथ आते हैं, यानी कि हमारे जो स्वतंत्रता दिवस है, उस पे सभी नागरिक जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे देश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसका मत ये सब मैंने पॉइंट बता दिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to our slaves this constitution। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये सभी चीज़ें जितनी भी आपने बताई हैं ऊपर, इन सभी को एक्सेप्ट करते हुए हम आज यानी कि नवंबर 1949 को इस संविधान को हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने एक ट्रिक फ़ॉर्मूले के हिसाब के तहत बताई है और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यानी जो मेरा समझाने का तरीका है और मैंने जो आपको ट्रिक फ़ॉर्मूला दिया है, ये जो लिखा हुआ है सामने, इसमें अगर आपको मज़ा आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएँगे आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सभी तरीके की जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के सभी की बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।